आजमगढ़ और रामपुर के चुनाव होते होते उत्तर प्रदेश में एक और बड़ा मुद्दा सामने आ गया है और ये मुद्दा जुड़ा हुआ है गोमती रिवर फ्रंट घोटाले से। जी हां, गोमती रिवर फ्रंट जिसे अखिलेश यादव ने बनाया था। अखिलेश यादव अभी तक इन तमाम दागों से हमेशा दूर रहे हैं जहां पर घोटाला शब्द का इस्तेमाल होता है, लेकिन बीजेपी की नजर शायद अब अखिलेश यादव की उसी छवि पर है जो कि बिल्कुल बेदाग है। गोमती रिवर फ्रंट घोटाले की जांच की आज अब दो पूर्व बड़े नौकरशाहों की दहलीज तक पहुंच गई है। आरोपों के मुताबिक 1400 करोड़ से ज्यादा के इस घोटाले की जांच कर रही सीबीआई की टीम ने राज्य सरकार से समाजवादी सरकार में मुख्य सचिव रहे आलोक रंजन और दीपक सिंघल के खिलाफ भी जांच की अनुमति मांगी है। यानी कि सीबीआई अब इन दोनों बड़े ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ जांच करने की अनुमति मांग रही है। सपा सरकार में हुए इस घोटाले में अब तक कई बड़े नाम सामने आ चुके हैं, लेकिन अब पूर्व मुख्य सचिव आलोक रंजन का नाम आते ही उनके सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव से गहरे रिश्तों की चर्चा भी शुरू हो गई है। आपको बता दें कि 2022 के विधानसभा चुनाव की पूरी रणनीति भी आलोक रंजन ने बनाई थी। हालांकि पिछले कई सालों से जब से योगी सरकार सत्ता में आई है तब से चर्चाएं हो रही थी कि बीजेपी कभी भी गोमती रिवर फ्रंट घोटाले को लेकर अखिलेश यादव तक पहुंचने की कोशिश कर सकती है। अखिलेश यादव पर अभी तक ऐसा कोई भी दाग नहीं है जिसे बीजेपी चुनाव में भुना सके, और सबसे ज्यादा मुश्किल बीजेपी के लिए चुनाव में अखिलेश यादव की छवि से लड़ना ही रहा है। 2022 के विधानसभा चुनाव में जिस तरह से अखिलेश यादव ने चुनाव लड़ा, अपना वोट प्रतिशत भी बढ़ाया, सपा और बीजेपी के बीच चुनाव के नतीजों में वोट प्रतिशत में केवल 4% का ही अंतर रह गया था। इन सब स्थितियों को देखते हुए बीजेपी के सामने इस वक्त अखिलेश यादव एक बड़ी चुनौती बने हुए हैं। अखिलेश यादव की छवि को कैसे नुकसान पहुंचाया जाए, इस पर रणनीति बनाई जा रही है। तो क्या वाकई में गोमती रिवर फ्रंट घोटाले के अधिकारियों पर सीबीआई की अनुमति मांगने के पीछे कहीं यही वजह तो नहीं है? आइए आपको बता देते हैं कौन है आलोक रंजन। आलोक रंजन आईएएस ऑफिसर थे, यूपी के कई बड़े पदों पर काम कर चुके हैं, लेकिन वो पहली बार सुर्खियों में तब आए जब 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह यादव के करीबी नौकरशाह जावेद उस्मानी से मुख्य सचिव की कुर्सी छीनकर आलोक रंजन को सौंप दी थी। उसके बाद से आलोक रंजन ने सरकार की योजनाओं को जमीन पर उतारने का खूब काम किया। इससे अखिलेश यादव का भरोसा उन पर और ज्यादा बढ़ गया। यही वजह है कि उनके रिटायर होने के बाद भी अखिलेश ने उन्हें अपना निजी सलाहकार नियुक्त कर लिया। सरकार के हर फैसले में आलोक रंजन शामिल रहते थे। 2017 के विधानसभा चुनाव में सपा को शिकस्त मिलने के बाद भी अखिलेश यादव और पूर्व सीएस आलोक रंजन के रिश्तों में कोई कमी दिखाई नहीं दी। वो अखिलेश यादव के साथ मिलकर उनके लिए आज भी काम कर रहे हैं, चाहे वो 2019 का लोकसभा चुनाव हो या फिर 2022 का विधानसभा चुनाव। सपा के लिए आलोक रंजन हमेशा तैयार रहते हैं। यूपी चुनाव के दौरान उन्हें अक्सर सपा कार्यालय में आते जाते भी देखा गया। वो सीधे अखिलेश यादव को रिपोर्ट करते हैं। फिलहाल अब गोमती रिवर फ्रंट की जांच उन तक पहुंच चुकी है, तो मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। आइए अब आपको बताते हैं कौन है दीपक सिंघल। दीपक सिंघल का कई विवादों से नाता रहा है। वो 1982 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और 7 जुलाई 2016 को उन्हें आलोक रंजन के सेवानिवृत्त होने के बाद प्रदेश का मुख्य सचिव बनाया गया था। दीपक सिंघल पर तमाम भ्रष्टाचार के आरोप भी लग चुके हैं। सिंघल पर आरोप था कि उन्होंने अपने रिश्तेदारों की कंपनी को काली सूची से निकालकर फिर से सुचारू रूप में काम करने में मदद की थी। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि इन अधिकारियों तक पहुंचने के बाद सीबीआई के हाथ और ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं। कहीं ये आज अखिलेश यादव तक नहीं पहुंच जाएगी, क्योंकि अखिलेश यादव इस वक्त उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती बने हुए हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि अभी तक ऐसे कई नेता रहे हैं जो बीजेपी के लिए रास्ते में रोड़ा बने, तो एजेंसी की जांच द्वारा उन्हें एक तरफ कर दिया गया। तो क्या अब अखिलेश यादव बीजेपी के इस वार से बच पाएंगे? देखिए, बीजेपी जो है किसी की भी छवि बिगाड़ने में माहिर है।
इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और शुरुआती दौर से आप याद करिए, 2012 से याद करिए, पहले 2014 के इलेक्शन के दौरान ही राहुल गांधी को किस तरीके से कमतर करके उनको, उनकी बौद्धिकता को, उनकी क्षमता को हटा करके उनके नाम को तिलांजलि दी गई, किस तरह से उनके नाम को खराब किया गया। और तमाम प्रवक्ता लगातार इन्हीं बातों को लगातार बोलते रहे हैं, ऑन एयर बोलते रहे हैं, और इसी बात को लेकर लड़ाई होती रही है। एक तरफ तो आप कहते हैं कि प्रधानमंत्री के लिए जो लोग हैं या जिनका नाम जो प्रधानमंत्री हैं उनके खिलाफ आप ऐसा बोल नहीं सकते हैं, लेकिन आप राजीव गांधी को भी नहीं छोड़ते, आप इंदिरा गांधी को भी नहीं छोड़ते, आप नेहरू को भी नहीं छोड़ते। मतलब आपकी परिस्थितियां वो बिगाड़ने के उनके तरीके हैं। आप यहाँ देख लीजिए महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, ठाकरे को भी वही कर रहे हैं कि ये भ्रष्टाचार में शामिल थे। 4 लाख करोड़ रुपए का जो बजट है उसमें इन्होंने घपलेबाजी की हुई है। कहने का मतलब ये है कि घपला, भ्रष्टाचार, अपने आप को भ्रष्टाचार से मुक्त, हम एकदम जीरो टॉलरेंस वाले व्यक्ति हैं, दूसरे लोग भ्रष्टाचारी हैं, हम टोटल ईमानदार हैं, इस तरह की बातें ये लगातार करते हैं और हर नेता के लिए करते हैं। भ्रष्टाचार के नाम पर हालत ये है कि वो करोड़ करोड़ 2-2 करोड़ के लिए भी भ्रष्टाचार के लिए, सत्येंद्र जैन को याद करिए, आम आदमी पार्टी के नेता के घर में 2.85 करोड़ रुपए मिलता है। ये हास्यास्पद नहीं है तो और क्या है, ये मुझे बताइए। किसी भी घर में 2.85 करोड़, आज की डेट में अगर नोएडा, सर तो आ गए वापस, सीपी राय सर से अगर पूछिएगा तो भाई आप भी जानती हैं, नोएडा और गाजियाबाद में रहने वालों के कितने ऐसे घर होंगे जहां 5 करोड़ 3 करोड़ तो यूं ही रोज रोज आते जाते होंगे। तो ये कोई ऐसा नहीं है, वो छवि बिगाड़ने का ही काम है। यहाँ तो किसी घर पे आप हाथ रख के देख लीजिए ना, किसी सोसाइटी के घर पे हाथ रख के देख लीजिए, वो 2 करोड़ 3 करोड़ से नीचे घर ही नहीं है। हम आप जिन घरों के आसपास रहते हैं वो सारे घर, जितनी भी बड़ी बड़ी सोसाइटियां हैं, उन सब में 2 करोड़ 3 करोड़ के घर हैं। ऐसी कौन सी बड़ी रकम थी 2.85 करोड़। और जहां पे आप निकाले थे, छवि बिगाड़ने की शुरुआत तो वहीं से हो गई थी, पुष्पराज जैन की तरफ से भी, जहां पर आप छापा मारने गए, हाँ, बिल्कुल, 275 करोड़ रुपए निकले, बाद में पता नहीं चला वो पैसा कहाँ गया। एक तरफ आप नारकोटिक्स डिपार्टमेंट की तरफ से ले जाके शाहरुख खान के बच्चे को 14 दिन आप अरेस्ट, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नारकोटिक्स को होने देना चाहिए, लेकिन 14 साल 15 साल 18 साल के बच्चों को अगर आप 14 दिन 15 दिन जेल में रगड़ देंगे, वो बच्चे निकल के, मैं श्योर हूं कि वो कभी ठीक नहीं होंगे। उनको ठीक होने के दूसरे तरीके हैं। एक ग्राम और अगर वो किसी ने ले लिया, 30-30 किलो ड्रग्स और कितने 30,000 करोड़ का ड्रग्स पाया गया था मुंद्रा पोर्ट पर, वो कहाँ गया? मतलब कुछ भी नहीं है, सिर्फ वो खबर तो दब गई। ये स्ट्रेटेजी का है। ये जांच तो अधिकारियों से शुरू होती है, ठेकेदारों से शुरू होती है, लेकिन वो जांच ठेकेदारों अधिकारियों के खिलाफ नहीं होती है, उसका एंगल लीडर होता है। किसी लीडर को निगाह में रख करके ही वो जांच के आदेश किए जाते हैं। और नेताओं के साथ दिक्कत यह है कि जब वो सत्ता में रहते हैं तो ध्यान नहीं देते कि क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, और गलतियां करते चले जाते हैं। अन्यथा क्या जरूरत है कि कोई मुख्यमंत्री अपनी कलम के आदेश से 6-7 ठेके डायरेक्ट ऑर्डर कर दे, खनन के ठेके अपनी कलम से क्यों आदेश कर दिया आपने? तो ये निश्चित तौर पर अपनी गलतियां कहीं न कहीं आपके सामने आ जाती हैं। राजनीति में दूध का धुला हुआ कोई नहीं है, लेकिन जो सत्ता में है उसके पास बचाव का साधन है, जो विपक्ष में है उसको अपने को बचाव करना है। और मेरा मानना है कि ऑफेंस इज बेस्ट डिफेंस, लेकिन ऑफेंस वर्तमान में जितने भी विपक्ष में नेता हैं ये उसको जानते नहीं है, ये उससे डरते हैं, ये उसके प्रति झिझकते हैं। जिस दिन अखिलेश यादव चुनाव हारे थे, अगर मैंने कहा मैं अखिलेश यादव की जगह होता तो मैं अगले 24 घंटे में 3-4 लाख लोगों की रैली कर देता लखनऊ में, और यह कहता कि मैं इस चुनाव के रिजल्ट को डिस्कार्ड करता हूं और अपने कार्यकर्ताओं में जोश भर देता। अगर मैं प्रियंका गांधी की जगह होता तो 2.5% वोट भले आ गए थे, अगले ही दिन मैं पूरे प्रदेश के 50,000 आदमी लोगों को इकट्ठा करता लखनऊ में और यह कहता कोई बात नहीं, हमारे साथ बेईमानी हुई है। मैं 2.5% को मानता ही नहीं, उसको बेईमानी सिद्ध करता। तो ऑफेंस इज बेस्ट डिफेंस। उस मामले में ये सारे के सारे नेता मार खा रहे हैं। ये दुर्भाग्य है और ये मार खाते रहेंगे जब तक ये अपने को बदल नहीं पाएंगे या इनके पास अच्छे आसपास अच्छे साफ सुथरे और राजनीतिक रूप से समझदार चिंतनशील सलाहकार नहीं होंगे, तब तक ये लोग मार खाते रहेंगे। ये दुर्भाग्य सिंह साहब, मजबूरी है। इस वक्त देश जिस हालात से चल रहा है, लोकतंत्र की जो परिस्थितियां है उसकी मजबूरी है। आज मैं देख रहा था, बल्कि कल से देख रहा हूं, एक घर की फोटो डाल करके बड़े पैमाने पर फैलाया जा रहा है कि तीस्ता सीटलवाल की देखिए इतनी बड़ी कोठी बेईमानी से आई है। अब उन लोगों को ये पता ही नहीं है कि तीस्ता सीटलवाल का जो दादा थे वो भारत के पहले अटॉर्नी जनरल थे, बहुत बड़े आदमी थे। तीस्ता सीटलवाल के जो फादर थे वो महाराष्ट्र के बहुत बड़े वकील थे, और वो उन लोगों की बनाई हुई कोठी है, बड़े लोग थे वो। और तीस्ता सीटलवाल अपने परिवार की इकलौती वारिस है, और इकलौती वारिस को वो पुश्तैनी घर मिला हुआ। मेरे घर में, आजमगढ़ के मेरे गांव में 18 कमरे का घर है, कोई नहीं रहता है, मैंने तो नहीं बनवाया, मेरी पुश्तैनी घर चला रहा है, उसके सामने 2 बीघा जगह है,
खाली पड़ी हुई है। तो अब मेरे ऊपर कोई आरोप लगाए कि 18 कमरे सीपी राय ने कहां से बनवा लिए, इसका कोई मतलब है क्या? वो पुश्तैनी प्रॉपर्टी है। तो ये जो जमात है आरएसएस की और संघ से जुड़ा हुआ जो ट्रोल मीडिया है, वो इसी तरह से काम करता है। और दुर्भाग्य से बाकी जो विपक्ष में नेता है, इनके पास लोग नहीं है जो आक्रामक रणनीति अपना पाए। ये नेता खुद आक्रामक होते नहीं है, ये अपने प्रवक्ताओं के बूते पर सत्ता से लड़ना चाहते हैं और प्रवक्ता की एक सीमा होती है जिसके ऊपर वो जा नहीं सकते। तो सिंह साहब, ये सब दिक्कतें हैं। लेकिन फिलहाल भारतीय जनता पार्टी तो भरपूर कोशिश करेगी, क्योंकि उसका इरादा यह है कि 50 साल तक वो सत्ता से न हटे। ये उसका इरादा है। ये अलग बात, उसके परिणाम देश के लिए क्या होंगे। वो तो हर तरह की कोशिश करेगी कि विपक्ष को किसी भी हालत में कहीं का ना छोड़े। लेकिन अब ये विपक्ष की जिम्मेदारी है कि वो कहीं का छोड़ने के बजाय वो इससे भी आगे निकल जाए और इनको हरा दे। ये रणनीति बनाना, वो लड़ाई लड़ना विपक्ष की जिम्मेदारी है। लेकिन दुर्भाग्य से विपक्ष और उसके नेता इन मामलों में फिसड्डी साबित हो रहे हैं। ये देश का और देश के लोकतंत्र का दुर्भाग्य है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।